हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कक्षा में। और आज की वीडियो में क्लास 10th में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से एक कोने में जाके और इस वीडियो को आराम से पूरा देखो। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण। हम इसके चैप्टर के नाम को अच्छे से पढ़ते हैं। शुरू में किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर के नाम पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे द्विघात समीकरण। अगर हम द्विघात को देखें, द्विघात को अगर हम अलग अलग करके रखें, क्या हो जाएगा, वो एक तो हो जाएगा द्वि और दूसरा हो जाएगा घात। द्वि मतलब होता है हमारा दो और घात मतलब होता है हमारा पावर। पावर ये होती है, पावर इसे बोलते हैं। घात इसे कहते हैं जो ये सिर पे लगती है, सिर पे जो लगती है उसे घात कहते हैं। द्विघात तो यानी दो घात, तो दो घात वाली समीकरण हमारी क्या होगी, द्विघात समीकरण होगी। याद कर लीजिए, दो घात वाली समीकरण होगी हमारी द्विघात समीकरण। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। द्विघात समीकरण हमारी होती क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है ax² + bx + c = 0। यह हमारी समीकरण है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें घात हमारी दो है, हमारी घात एक भी है, पर इसमें हमारी उच्चतम घात क्या है, दो है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। अगर हमारी समीकरण bx + c = 0 ये होती तो इसमें घात एक है, तो ये हमारी एक घात वाली समीकरण है। अगर हमारी इक्वेशन x³ + x² + x + 1 = 0 होती तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3। तो ये हमारी तीन घात वाली समीकरण है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि दो घात वाली समीकरण क्या है, एक घात वाली समीकरण क्या है और तीन घात वाली समीकरण क्या है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं खाली द्विघात समीकरण। तो आप इन्हें तो छोड़ दीजिए, अब फोकस करिए द्विघात समीकरण पे। तो ax² + bx + c = 0 ये हमारी द्विघात समीकरण है। ये मैंने बता दिया क्यों ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण का ये हमारा मानक रूप होता है, जनरल फॉर्मूला, मानक रूप कहते हैं इसे हम। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। और इसमें जो हमारे a b c ये जो है ये हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ये हमारी रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। और इसमें जो हमारा a है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर क्योंकि ये हमारा 0 हो गया तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा तो ये हमारी दो घात तो ख़त्म ही हो जाएगी, एक घात बचेगी। तो एक घात समीकरण फिर तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना जब दो घात चली जाएगी। तो इसी वजह से हमारा a ≠ = 0 होना चाहिए, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा द्विघात समीकरण क्या है, इसका मानक रूप क्या है, और इसमें a b c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज 4.1 पे। आपको एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगी, कुछ होमवर्क में भी दूंगी ताकि आप कुछ खुद भी करें और आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1 पे। सो फ्रेंड्स, ये हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें ये दे रखे हैं, हमें इन्हें सॉल्व करके बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। वो हम कैसे बताएंगे, ax² + bx + c = 0। हमें द्विघात समीकरण की ये फॉर्म बनानी है इन्हें सॉल्व करके। और अगर ये फॉर्म आ जाती है तो ये द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट लेते हैं इसके। इसमें क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले x + 1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे जो = के इधर है। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1 है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2x। अब उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2x - 3 दूनी 6, तो -6। अब उसके बाद x वाले, अब ये एक तरफ ले आओ सारे और उधर साइड में 0 छोड़ दो। तो x² लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे प्लस 2x, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का -2x + 1, और ये हो जाएगा यहाँ आके +6 = 0। 2x से 2x कैंसिल, x² + 7 = 0 बचा हमारा।
अब इसमें ये देखना है ये हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें जो है हमारा रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं बन रहा है, यानी इसमें हमारी बी एक्स वाला पद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी तो आ रहा है। अगर हम इसकी जगह यहाँ उसे 0x कर दे तो फॉर्म तो वही बन जाएगी। इसे हम ऐसे लिख के देखें, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 तो फॉर्म वही बन रही है। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हमारे द्विघात समीकरण है। और इसके बाद ले लेते हैं ये, इसमें मल्टीप्लाई, एक्स की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करो, फिर इन दोनों में करो, फिर इसकी भी ऐसी करनी है, एक्स की इसमें और इसमें, फिर -2 की भी इसमें और इसमें। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये हटा देती हूँ मैं। मल्टीप्लाई करो अब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई -2x और ये हो जाएगा हमारा -2। और उसके बाद इधर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हटा देती हूँ मैं, इधर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और ये हो जाएगा -3। अब इसके बाद सारे एक तरफ ले आओ, इक्वल टू में 0 छोड़ दो उधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब लेंगे x वाले, ये -x बचेगा इधर तो -x लिखा। अब उधर से 3x में से एक x गया अगर तो 2x बचेंगे, प्लस का 2x इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2x। अब उसके बाद -2 है यहाँ, -2 उतार लिया। अब यहाँ ये -3 इधर हो के +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा -3x और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्म बन रहा है खाली बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए एक्स स्क्वायर है वो नहीं आ रहा, ए एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं आ रहा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण वाला रूप नहीं आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण हमारी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2x सेम रहेगा। अब -2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो -6 और माइनस प्लस 2x। अब सारे इधर ले आओ, साइड में 0 छोड़ दो तो ये एक्स स्क्वायर। अब x वाला इधर लाएंगे -2x, ये इधर आके -2x हो जाएगा और -6 इधर आके हो जाएगा +6 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 2 और 2 4 माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी फॉर्म बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघात समीकरण का मानक रूप बन गया ये। तो ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है, सेम सेकंड पार्ट की तरह ही है। अब x की मल्टीप्लाई अंदर करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा +x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई फिर से अंदर करो, x स्क्वायर प्लस 5x। अब सारे इधर ले आओ, बराबर में 0 छोड़ दो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से इसे घटाया -5x बचा, इधर से -5x आ जाएगा और -3 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स स्क्वायर बचा, -10x और -3 इक्वल टू 0। ये फॉर्म हमारी बन गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माइनस होने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फॉर्म वही बन रही है हमारी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाली, तो इसलिए ये हमारी द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद जो हमारे सेम टू सेम इसके पीछे इसके बाद में जो पार्ट दिए हुए हैं वो चारों के चारों पार्ट सेम इसकी तरह ही होंगे, तो आप वो अपने आप कीजिएगा, वो आपका होमवर्क है। और बाकी सेकंड पार्ट के मैं सारे आपको कराऊंगी, तो कुछ आपको भी अपने आप करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो इसलिए आप वो चारों पार्ट अपने आप करिएगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंस्टा पे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अभी हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट कराऊंगी मैं। उसमें हमारा पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें वो लैंग्वेज दे के रखेगा और उसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब आपको पहला क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पढ़ के बता रही हूँ, वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब इसमें हमें जो लास्ट लाइन दे रखी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आप ये देखिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है हम वो लिख लेते हैं। हम पहले लिखते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल, ये हमारा 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा था। अब उसने क्या कहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें क्या मानना है, इसमें चौड़ाई x माननी है और क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई से यानी x की 2 गुनी है और उससे 1 अधिक है। तो हमें यहाँ माना है, हम मानते हैं यहाँ माना क्षेत्र की चौड़ाई, हमने यहाँ x मान ली, x मीटर मान ली। अब उसके बाद हमें क्या करना है, क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई उसने हमें बताई है कैसे निकालनी है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का दुगुना कर दो, 2 लगा दो उसके आगे, हमने इसका दुगुना कर दिया और उससे 1 अधिक प्लस 1 मीटर। ये हमारी क्षेत्र की चौड़ाई भी आ गई और लंबाई भी आ गई और उसका क्षेत्रफल भी है। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल। लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है हमारी x, और ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर इंटू मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई, आयताकार क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + x हो जाएगा ये, और भूखंड का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो ये 528 हमने लिख दिया यहाँ। अब इसके बाद इन्हें यहाँ तो इधर ले जाओ या इसे इधर ले जाओ, हाँ ये आ जाएगा हमारा 2x² + x - 528 = 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। अब हम इसे सॉल्व करके द्विघात समीकरण को आराम से इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन की हेडिंग क्या दे रखी है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। इस क्वेश्चन को हमें यहीं तक ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने द्विघात समीकरण में कहा है कि द्विघात समीकरण में निरूपित करना है इसे। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो वो क्वेश्चन से एक्स्ट्रा चला जाएगा। हमें सिर्फ इसे यहीं तक ही सॉल्व करना था, इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। इसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं निकाल लेंगे इसमें। अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। अगर आपने इनकी लैंग्वेज पढ़ के इनसे आपने इक्वेशन बना ली ना, इक्वेशन को सॉल्व करना आगे कोई काम नहीं है, बहुत इजी आसान है बिल्कुल आगे इक्वेशन को सॉल्व करना। बस आपको लैंग्वेज को शांति से आराम से एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ना है। अभी हमारा सेकंड पार्ट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है, इन्हें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी हमें इस लैंग्वेज से द्विघात समीकरण बनानी है। इसने क्या कहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहली बात, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं क्या, अब उस बात को आप याद कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती है हमारी। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमारी होती है x, x + 1। हमारी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं x और x + 1, और उसने क्या कह रखा है, उनका गुणनफल 306 है। हो गया क्वेश्चन सोल्व। गुणनफल क्या है उसका, 306 है। हम इनका गुणनफल कर देंगे और उसे 306 के बराबर रख देंगे, तो x × x + 1, पहली संख्या ये, दूसरी ये, दोनों का गुणनफल 306 के बराबर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x² + x, ठीक, और बराबर में 306। अब 306 को इधर ले आओ, क्योंकि हमें फॉर्म बनानी है ax² + bx + c = 0। हमें ये फॉर्म बनानी है द्विघात समीकरण की, x² + x - 306 = 0। ये हमारा आ गया आंसर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में यहाँ तक इसलिए करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा हुआ है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कभी आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाओ वहाँ जाके कि आगे तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर वो कहेगा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है तो हमें क्वेश्चन को यहीं तक करना है। अगर वो आगे पूछता है तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 वैल्यू आएगी, वो ही आंसर होगा हमारा। ठीक है, उसमें फिर x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, संख्याएं हमारी आ जाएंगी। उसमें कोई बड़ा काम नहीं है,
ये इक्वेशन सॉल्व करना अगली एक्सरसाइज में बताया जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में ही है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। अब सेकंड क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। और उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 3 वर्ष पश्चात उनसे 360 गुना हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है सबसे पहले उसे हम मान लेते हैं। हमें इसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले मान लेंगे रोहन की आयु। रोहन की आयु मान ली हमने x, ठीक है। रोहन की आयु हमने x मान ली, और इसमें इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु x होगी, और अगर हम उसमें 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी x + 26, क्योंकि वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसमें 26 जोड़ देंगे तो रोहन की माँ की आयु आ जाएगी। अब इसके बाद वो कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु में क्या डिफरेंस आएगा, 3 साल बढ़ जाएगी यानी प्लस में आएगी। तो रोहन की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी हमारी x + 3, और रोहन की माँ की आयु भी कितनी हो जाएगी +3 आ जाएगा इसमें भी। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, ठीक है, वो भी कितनी हो जाएगी x + 26, इसमें भी +3 कर देंगे, 26 और 3 हो जाएगा हमारा x + 29। अब जो है इन दोनों की आयु का गुणनफल करना है, जो हमारी ये आयु है और ये आयु है, इन दोनों का गुणनफल करके हमारा 360 आता है। तो करो गुणनफल, x + 3 और x + 29 = 360 आता है। अब इनका गुणनफल करो और वो ही अपनी ax² + bx + c = 0 वाली फॉर्म बना दो, द्विघात समीकरण में निरूपित हो जाएगा। अब करो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x² + 29x प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो 3x प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 87 आ जाएगा। 3 हम 27 का 7 ऐसे लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, 360, ठीक है। अब x² प्लस, इन दोनों को प्लस कर दो, x वाले प्लस हो जाएंगे, ये 32x हो जाएगा हमारा, और ये प्लस 87 - 360, ये इधर आगे माइनस का हो जाएगा, उधर 0 बचेगा। अब x² + 32x, अब 360 में से 87 माइनस कर दो, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या का साइन जो है वो माइनस का है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा -273 = 0, और ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, और ये हमारा आ गया आंसर। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमें ज्ञात करना होता है वो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो ही मानेंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम यूनिट लेंगे तो हमारे मार्क्स कभी नहीं काटेगा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है यूनिट भी हमें लेनी है। ना भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखनी ज़रूरी होती है। अब उसके बाद माना रेलगाड़ी की चाल हमने ये मान ली। अब उसके बाद वो क्या कहता है, पहली लाइन में एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमारे पास चाल है, दूरी भी है, हमारे पास समय नहीं है, समय निकाल लेंगे। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ से समय निकाल लेंगे तो समय क्या हो जाएगा हमारा, दूरी
बटे 4 हो जाएगा यहाँ से। तो हमारी दूरी क्या है, दूरी हमारी 480 किलोमीटर है, तो यहाँ हमने 480 लिख दिया। और चाल क्या है हमारी, चाल हमने x मानी हुई है, तो 480 अपॉन x। अब उसके बाद पहली लाइन का मीनिंग तो ये ख़त्म हो गया। अब हमारी दूसरी लाइन है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए। चाल हमें क्या करनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम चाल कम करेंगे यहाँ। तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, वो फर्स्ट कंडीशन हमने मानी थी, हमारी सेकंड कंडीशन है, उसने कहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो हमें क्या करना है, जो उसने 3 घंटे कहे हैं 3 घंटे अधिक समय लेगी, तो हमें समय में 3 जोड़ना है। हमने समय क्या था हमारा 480 अपॉन x था, इसमें प्लस 3 कर देंगे, तो अब हमारा समय यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद इतने के बाद हमारा समय हो जाएगा 480 x प्लस 3। ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि वो 3 घंटे अधिक समय लेगी अगर उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कर दी जाए तो। ठीक है, अब उसके बाद उनने कहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। हमारे पास चाल भी है समय भी है, हमें करनी है दूरी ज्ञात। तो दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा समय गुना चाल। तो दूरी क्या है हमारी, यहाँ दूरी हमारी 480 है और समय क्या है हमारा, ये है 480 x प्लस 3 और चाल क्या है हमारी x माइनस 8। ठीक है, अब इसे करते हैं सॉल्व, करिए सॉल्व। 480 यहाँ हो जाएगा 480, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो अब x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 3x। अब माइनस 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 8 8 64 का 4, 80 लगा 6, 8 32 और 6 38। ठीक है, और बटे में x ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस के 24। ठीक, और उसके बाद हमारा जब ये 480 इधर चला जाएगा, सिर्फ बराबर में 0 रह जाएगा, तो 480 से 400 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ लिख देते हैं। 3x माइनस 3840 बटे x माइनस 24 इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसके बटे में 1 लगाओ, इसके बटे में 1 लगाओ, एलसीएम लो। x एलसीएम आ गया हमारा। अब x एलसीएम आ गया तो x की मल्टीप्लाई करो इधर, क्योंकि यहाँ 1 है, x बन जा x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये 1 ही रहेगा खाली, तो यहाँ एज इट इज़ आएगा 3840। अब यहाँ क्या होएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 24x इक्वल टू 0। और जब हम बटे को x में जो बटे में जो हमारा x है, जब हम इसे इधर लेके जाएंगे 0 की साइड, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, है 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। इसमें आप 24x को इधर भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।